नमस्कार मित्रों, मैं ललित धानावत, फैकल्टी हिस्ट्री। आज पेश हूँ आपके समक्ष हमारे जो टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे राजस्थान के इतिहास का, मेवाड़ राज्य के इतिहास के गुहिल वंश की हम चर्चा कर रहे हैं। गुहिल वंश के भाग एक में हम लोग चर्चा कर चुके हैं उनके प्रारंभिक शासकों के बारे में, और गुहिल वंश के आज भाग दो में हम लोग जो चर्चा करेंगे, अन्य शासकों की हम चर्चा करेंगे। आज के उन अन्य शासकों में सबसे महत्वपूर्ण जो शासक हमारा रहेगा वो रहेगा राणा रतन सिंह। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि यहाँ गुहिल वंश के शासकों की जब बात की जाती है तो पहला बप्पा रावल और दूसरा राणा रतन सिंह, इन दो शासकों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण रूप से क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है। तो इस आज के गुहिल वंश के भाग दो में हमारा जो चर्चा का विषय विशेष रूप से जो फोकस रहेगा वो राणा रतन सिंह को रहेगा। राणा रतन सिंह से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से, मैं उन पर चर्चा आज आपसे करूंगा। लेकिन इससे पहले जो हमारी चर्चा हो चुकी थी शासकों के बारे में, उससे अगले शासक की आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, जिनमें एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाले शासक भी हैं, हम उन बात करते हैं। आज शासक हमारा राणा तेज सिंह। तेज सिंह 1252 से 1273 इनका शासनकाल रहता है। तेज सिंह जो थे वो जैत्र सिंह का पुत्र था। तेज सिंह को आप देख रहे हैं कि विशेष उपाधियां यहाँ प्राप्त थी। आपको विशेष तौर पर ध्यान रखिए, इन्हें जो उपाधि है वो आप यहाँ देखें, वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप, और दूसरी उपाधि थी चालुक्य के समान उभापति। इन दो उपाधियों को माय स्टूडेंट्स आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि ये, क्योंकि इसमें जो अन्य उपाधियां भी इसे प्राप्त रही हैं, परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर। दरअसल ये ध्यान रखने योग्य बात है कि परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, ये उपाधियां अन्य कई इतिहास के अंदर अन्य कई शासकों को भी प्राप्त होती रही हैं, लेकिन ये जो दो उपाधियां हैं ये इसी को प्राप्त हैं। विशेष तौर पर आप देखिए जैसे वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप, तो एग्जामिनर का सीधा क्वेश्चन हमारे सामने हो सकता है कि वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप की जो उपाधि है वो किस शासक को प्राप्त है, तो वह तेज सिंह को। चालुक्य के समान जो उभापति है वो किसे कहा गया, वो कहा गया है तेज सिंह को। दरअसल दिल्ली से संपर्क जैसे हमारा था कि लगातार राजस्थान का रहा है, दिल्ली शासकों के आक्रमणों को राजस्थान ने सहा है। तो इसमें आप ये ध्यान रखिए कि 1253 के अंदर यहाँ दिल्ली के शासक जिसका नाम है ग्यासुद्दीन बलबन, ग्यासुद्दीन बलबन का आक्रमण जो होता है वो तेज सिंह के शासनकाल में होता है, किंतु यह आक्रमण असफल होता है। ग्यासुद्दीन बलबन जो है वो मामूलक वंश का संस्थापक था। मामूलक वंश को बलबनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। यह वो इस एक दो बातें मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। ये वही शासक है जो एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा भी जा चुका, पूछते हैं कि वह कौन सा शासक था जिसके दरबार में हंसना मना था, तो वो बलबन ही था। बलबन के दरबार में हंसना मना था। और ये जो शासक है इसने लौहम रक्त की नीति को अपनाया था। तो उसी नीति में, जो विस्तारवादी नीति के अंदर जब इसने हमारे यहाँ मेवाड़ पर जब आक्रमण किया था, तो उस समय तेज सिंह के काल में हुआ, तो इसका आक्रमण असफल रहा था, ये यहाँ से परास्त होने की स्थिति में रहा। तेज सिंह के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना रहा है, वो ये है कि जो मेवाड़ चित्रकला शैली है उसका विकास जो होता है वो डेवलप वाली स्थिति में यहाँ थोड़ा हो रहा होता है। एक मेवाड़ चित्रकला शैली का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के नाम से जाना जाता है। फिर सुन लीजिए आप, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। एग्जामिनर इसमें ध्यान रखिए, ये भी पूछता है, सिंपल देखिए क्या है, तो ये एक चित्रित ग्रंथ है। एक बात, दूसरा क्या है, कभी आरएस मेंस वगैरह एग्जाम होते हैं तो वहां हमसे 50 शब्दों वगैरह में दे सकता है ये कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अब इसके बारे में 50 शब्दों में आप लिखिए, आपको जो लिखना है। दूसरा, इसको एक दूसरे नाम से और जानते हैं, वो है सावग पड़िकमण सुत चुन्नी कहा जाता है। ये इसके दूसरे नाम की स्थिति है। तो ये जो है ये मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है। इसका जो चित्रण हुआ था इस ग्रंथ का वो 1267 ईस्वी में आहड़, जो कि उदयपुर में पड़ता है, वहां पर किया गया था। ये तेज सिंह
जो हमारे मेवाड़ के शासक हुए हैं, उनकी रानी रही है, उनका नाम है जैतल्य देवी, जो कि तेज सिंह जी की रानी थी, पत्नी थी। जैतल्य देवी के बारे में कहा कि चित्तौड़ में इसने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न होता है कि हमारे चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो वो होगा रानी जैतल्य देवी के द्वारा। इसके बाद शासक जो होता है वो होता है समर सिंह, शासक बनता है। समर सिंह तेज सिंह का पुत्र था। समर सिंह के बारे में दरअसल कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है वो हमें ये कहती है लेके कि इसे शत्रु शक्ति का अपहर्ता कहा गया है। ये भी एक अच्छा एक शासक रहा था, बहादुर शासक रहा था, क्योंकि इसकी जो उपाधियां हैं, जो जिसमें प्रशस्ति है, आपके आबू शिलालेख है, चिरवे शिलालेख है, इससे सिद्ध होता है कि समर सिंह भी जो है वो एक तो रणसमर के अंदर एक अपना बहुमूल्य योगदान के लिए जाना जाता है। तो इसे कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर शत्रु शक्ति का अपहर्ता कहा गया है। आबू जो शिलालेख है उसमें तुर्कों से गुजरात उद्धारक के नाम से इसको जाना गया है। वहां इसको बताया गया है, इसके अंदर लेकर के कहते हैं गुजरात को इसने तुर्कों से मुक्त कराया था। चिरवे अभिलेख ये कहता है कि ये सिंह समान शत्रु संहारक है, यानी शत्रु पर जब ये गरजता था तो एक सिंह के समान और शत्रु पर टूट पड़ता था। इसलिए इसको चिरवे जो शिलालेख है वो सिंह सम शत्रु संहारक कह करके हमारे सामने रखता है। इसके प्रशासन में जो हमें खास बात देखने को मिलती है, एक जैन संत है आचार्य अमित सूरी, उनके प्रभाव में आकर के इसने हिंसा पर रोक लगाई थी। अहिंसा जो है, अहिंसा का प्रचार इसने किया था। इसके राज्य में इसने हिंसा को प्रतिबंधित किया। 1299 ईस्वी में, यहां हम एक बात, विशेष बात यहां पर देखेंगे कि 1299 ईस्वी में दरअसल दिल्ली का जो सुल्तान था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है, उसकी सेना गुजरात के लिए अभियान कर रही थी। जब गुजरात के लिए अभियान कर रही थी तो उसकी सेना का नेतृत्व उस समय कर रहा था उलुग खां। तो उस सेना जब मेवाड़ की ओर से निकल रही थी, इसने उस सेना को वहां से निकलने नहीं दिया। क्यों? सबसे पहले इसने जो शाही सेना है, उस शाही सेना के सेनापति उलुग खां से इसने दंड प्राप्त किया था, दंड स्वरूप उससे धन लिया था और उसको लेने के बाद उसे यहाँ की सेना यहाँ से निकलने दिया था। क्योंकि दरअसल होता यह है कि जब सेना जब निकलती है तो लाखों की संख्या में सैनिक होते हैं, तो जिससे खेतों को नुकसान होता है, पेड़ पौधों को नुकसान होता है, काफी स्थितियां वहां बहुत नुकसानदेह बन जाती है। तो जिसकी भरपाई क्या है कि उस सेना को करनी होती है। अब ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी निकल करके आ जाता है। काफी मेरे राजपूताना में जो रहा है लेकर के, जो मैंने कहा कि पहले आपको पिछले वीडियोज में बताया कि दिल्ली शासकों का ध्यान क्यों रहता था, क्योंकि इस प्रकार जो रियासतें रहा करती, अलग अलग रियासतें जो होती थी, वो शत्रु सेना को रास्ता दे दिया करती थी, जिससे दूसरा जो राजपूत शासक उस पर आक्रमण हो जाया करता था। ये एक वीरता का परिचायक है, नो डाउट, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। समर सिंह की वीरता पर हम कोई शक पैदा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि शाही सेना से वो दंड ले रहे हैं। लेकिन एक दूसरा इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते जब हम सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान जब हम सोचते हैं तो ये एक हमारा नेगेटिव पॉइंट भी रहा है लेकर के, कि इस प्रकार से शासक एक दूसरे की सहायता कर दिया, एक दूसरे के खिलाफ सहायता दे दिया करते थे, तो जिससे क्या है कि दिक्कत रहती थी और जो दुश्मन है उसको एक फूट का अंदाजा लग जाया करता था हमारे। तो इस प्रकार क्या है कि समर सिंह जो शासक हुआ, इस समर सिंह के दो पुत्र हुए। एक पुत्र जिसे राणा रतन सिंह के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे पूरे गुहिल वंश का एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। हर प्रकार से, हर दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक राणा रतन सिंह है। दूसरा जो हुआ कुंभकर्ण हुआ। दो पुत्र इसके थे। कुंभकर्ण दरअसल अपने पिता की आज्ञा से लेकर के नेपाल चला जाता है और नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना करता है। मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हमारा बना हुआ है। यदि हमसे ये पूछा जाए कि नेपाल में गुहिल वंश का संस्थापक था, तो आपको ये ध्यान रखना उसका उत्तर होगा कुंभकर्ण, क्योंकि इससे एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रूप से बनता है। एक बात काफी विद्यार्थियों को मेरे पढ़ाने के दौरान देखा गया मैंने कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि नेपाल तक भी गुहिल वंश गया है या नहीं गया है लेके, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थियों के दिमाग में बात ये रहती है कि गुहिल वंश हो रहा है मेवाड़ के आसपास ही रहा, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन मैंने कहा गुहिल वंश, हर वंश की शाखाएं दूर दूर तक विस्तारित हुआ करती थी। तो आप ये ध्यान रखिए, नेपाल
में जो गुहिल वंश का संस्थापक रहा है वो कुंभकर्ण रहा है। ये बात हमारी यहाँ खत्म हो जाती है। हमारा जो इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम राणा रतन सिंह पर। अब राणा रतन सिंह जो है वो मेवाड़ का शासक बना। अब मेवाड़ का जो शासक बना राणा रतन सिंह, मैंने कहा कि इतिहास में हम हमारे ऊपर ज्यादा चीजें नहीं लेते हैं। इसके दो प्रमाण हमें, दो स्रोत हमें मिलते हैं। एक है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, एक ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य। इन दोनों के आधार पर, हम इन दोनों स्रोतों के आधार पर यह मानते हैं कि जो रतन सिंह है वो मेवाड़ का शासक बना था। अब हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा राणा रतन सिंह। इस गुहिल वंश का, गुहिल वंश जो है, उस गुहिल वंश की जो रावल शाखा है, उस रावल शाखा का जो अंतिम जो शासक रहा है वो रहा है राणा रतन सिंह। जो अब आपको ध्यान रखना है कि राणा रतन सिंह का संबंध किस शाखा से था, तो वो था गुहिलों की रावल शाखा से था। रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, तो वो राणा रतन सिंह था। राणा रतन सिंह का जो व्यक्तित्व है जो प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि राणा रतन सिंह 1301 में शासक बना और 1303 के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि राणा रतन सिंह के शासनकाल के दौरान इन 2 सालों को हम लगभग देखें तो हमें 2 सालों में जानकारी मिलती है कि 2 बड़ी घटनाएं इसके जीवन में हो जाती हैं। एक बड़ी घटना जो इसकी होती है वो होती है अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का सामना करता है। और एक बड़ी घटना होती है रानी पद्मिनी को ढूंढना। रानी पद्मिनी कौन थी उसके बारे में अभी हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं लेकर के। तो एक पक्ष यदि देखा जाए तो राणा रतन सिंह को जो प्रसिद्धि जो मिली है वो एक कार्य से मिली है, और वो कार्य कौन सा है कि जो अलाउद्दीन खिलजी जो उस समय भारत की एक बड़ी शक्ति थी, काफी शासक जो नतमस्तक उसके आगे हो रहे थे, उसके अत्याचारों के हो रहे थे, उस राणा रतन सिंह का सामना, माफ कीजिएगा, उस अलाउद्दीन खिलजी का सामना राणा रतन सिंह कर रहा है। ये जो प्रसिद्धि है, वो जो सामना राणा रतन सिंह ने किया है, जो राजपूती आन बान शान के साथ जो राणा रतन सिंह अपने राजपूती गौरव को बचाया, उसके लिए पूरे इतिहास प्रसिद्ध। और आज भी हम, आप ये मानिए, लगभग 700 साल बाद भी जो राणा रतन सिंह की बात कर रहे हैं। राणा रतन सिंह का माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो घटनाक्रम है वो 2 बातें जो लेके बात आएगी। एक वो है कि जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना जो किया। अलाउद्दीन खिलजी जिसे सुल्तान की उपाधि प्राप्त थी, उसने चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया वो क्यों किया, उस पर पहले कारणों पर चर्चा कर रहे हैं, फिर हम रानी पद्मिनी को लेकर यहां बात करेंगे। पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम यहां बात कर रहे हैं। राणा रतन सिंह के द्वारा जो चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया गया था, उसके 3 कारण मुख्य रूप से मुझे नजर आते हैं, जिसमें सबसे मुख्य जो कारण है, सबसे पहला जो मुख्य कारण जो माना जाता है, जिसे 3 नंबर कारण पे मैंने शो किया है, मैं इसमें उल्टी स्थिति पे आपको लेके चलूंगा। यहां से ये ध्यान रखिए, वो है चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक एवं भौगोलिक महत्व का होना। वो किस प्रकार से, उसकी चर्चा अभी हम करते हैं। दूसरा कारण यह है अलाउद्दीन खिलजी की रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा। और तीसरा कारण जो माना जाता है वो उत्तर भारत में खिलजी वंश की स्थापना। दरअसल इन तमाम 3 कारणों में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कारण हमें दिखता है वो दिखता है चित्तौड़ दुर्ग को प्राप्त होना। इतिहास को रोचक बनाने के लिए, इतिहास में लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, और इतिहास से जो हमारी जो इतिहास का जो विस्तार और इतिहास की जो, ये मान के चलिए कि आप उसका जो गौरव है, उसमें उस गौरव को जो आगामी पीढ़ी को बताने के लिए घटनाक्रम यहाँ पर दिया हुआ है, जिस पर चर्चा हम सविस्तार यहाँ भी करेंगे। लेकिन मुख्य बात यहाँ पर जो आती है वो ये, ज्यादातर जो इतिहासकार है इस बात पर कायम करते हैं कि जो आक्रमण जो रहा, आक्रमण जो मेन जो उद्देश्य था वो उसका चित्तौड़ दुर्ग पर इसलिए था क्योंकि चित्तौड़ जो दुर्ग है, यदि चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो जाता है तो दक्षिण भारत की ओर और मध्य भारत की ओर रास्ता आसानी से अलाउद्दीन खिलजी को यानी दिल्ली शासकों को मिल जाता है। पिछली वीडियो क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण जो दुर्ग थे, भटनेर दुर्ग, सोनार दुर्ग, सुवर्णगिरी दुर्ग, आपके चित्तौड़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, इधर आपका लोहागढ़ दुर्ग, इन तमाम दुर्गों के बारे में
संक्षिप्त और सारगर्भित रूप से मैंने आपको बताया था कि दिल्ली शासकों का और अन्य शासकों के दुर्गों पर जो ध्यान था वो क्यों रहा करता था। यदि कोई विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो क्लास को देख रहा है तो आप पिछला वीडियो क्लास पर सर्च करें, उसमें आपको उसका उत्तर मिलेगा। तो चित्तौड़ से जो सामरिक जो दृष्टि जो काम कर रही है वो क्या है कि वो वहां से दक्षिण यानी कि महाराष्ट्र गुजरात की ओर और मध्य प्रदेश वगैरह की ओर जो रास्ता है बहुत आसानी से सेना को जाया जा सकता है, क्योंकि जब तक इस दुर्ग पर अधिकार नहीं होगा तब तक क्या है कि वहां से सेना का निकलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ध्यान यह रहा। दूसरा क्या है कि रानी पद्मनी जो कि बहुत सुंदर जो रानी थी, उस रानी को प्राप्त करने की इच्छा अलाउद्दीन खिलजी की थी, और जो एक बड़ी इच्छा जो थी वो पूरे उत्तर भारत के अंदर खिलजी वंश के साम्राज्य की स्थापना जो करना था वो था। इसको लेके क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी 1303 को चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हुआ था। आप ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यह दो प्रश्न अलग अलग हैं। एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि चित्तौड़ पर आक्रमण कब हुआ, तो चित्तौड़ पर आक्रमण का जो टाइम है, जो उसकी डेट है, वो होगी 28 जनवरी 1303। और यदि ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार कब हुआ तो वो होगा 26 अगस्त। दो अलग अलग स्थितियां हैं। और सन की यदि बात होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो फिर 1303 ईस्वी ही आएगा ही आएगा। जो सन होगा वो हमारा 1303 ईस्वी होगा, ये तो क्लियर है। बाकी तो ठीक है। अगली जो स्थिति है यहाँ, जो आक्रमण जो मैंने कहा कि जब अलाउद्दीन खिलजी के जो आक्रमण होते थे, उन अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के साथ एक लेखक हम कहें, कवि हम कहें, उसको सेनापति भी हम लोग बोल सकते हैं, सैनिक भी उसको बोल सकते हैं, उस व्यक्तित्व का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो कि निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली के प्रसिद्ध संत थे उनका शिष्य था। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 शासकों का संरक्षण प्राप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण चित्तौड़ आक्रमण है, उस अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का आंखों देखा वर्णन अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खज़ाइन उल फुतूह में किया है। आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि इस आक्रमण के दौरान अमीर खुसरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, इसलिए उसने अपने ग्रंथ खज़ाइन उल फुतूह में इस आक्रमण का उल्लेख किया है। वैसे दूसरी बात ये ध्यान रखिए, अलाउद्दीन की जितनी भी विजय हैं उन विजयों का जो उल्लेख है वो उल्लेख इसी ग्रंथ के अंदर है। ये एक अलग से आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना है, और इसमें तो चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख तो इसके अंदर मिलता ही मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी की जो रानी पद्मनी को जो प्राप्त करने का जो घटनाक्रम रहा है, उस घटनाक्रम हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं रानी पद्मनी के बारे में। दरअसल ये घटनाक्रम रानी पद्मनी तक जो आया है वो आया कैसे है मित्रों। रानी पद्मनी जो है वो श्रीलंका को उस काल के जो श्रीलंका का जो प्राचीन नाम है वो है सिंघल द्वीप। आप ये ध्यान रखिए, श्रीलंका का जो प्राचीन नाम है वो सिंघल द्वीप भी है। ये श्रीलंका वही लंका है जहां से संबंध हमारे राजस्थान से पहले भी रहा है। रामायण काल के अंदर एक महान व्यक्तित्व, एक महान वैज्ञानिक, एक प्रकांड पंडित, महान शिव भक्त का नाम आता है और वो है रावण। रावण जो है, रावण की धर्म पत्नी रही है मंदोदरी। ये कहा जाता है कि मंदोदरी का संबंध हमारे राजस्थान के मंडोर से रहा है। इसलिए क्या है कि जो और जो मंदोदरी है, मंदोदरी का जो ससुराल रहा है एक तरीके से वो रहा है श्रीलंका। तो श्रीलंका से लिंक हमारा पहले से भी आदिकाल से रहा है, जो हम यानी कि रामायण काल से भी हमारा लिंक रहा है। और जो मध्य काल आए तो मध्य काल में भी हमारा एक संबंध हमारा बना, और वो है हमारी रानी पद्मनी को लेकर के बात होती है। तो रानी पद्मनी जो है वो श्रीलंका की राजकुमारी थी। श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन और उनकी जो माता का नाम था वो था चंपावती। तो गंधर्व सेन और चंपावती की जो पुत्री थी वो थी रानी पद्मनी। दरअसल घटनाक्रम यहाँ क्या है मित्रों, रानी पद्मनी के पास वहां कहते हैं कि तोता होता है, उस तोते का नाम होता है हीरामन। हीरामन जो तोता है
ये हीरामन तोता रानी पद्मिनी के पास से उड़ करके वो आता है और वो गागरोन किले तक पहुंच जाता है। गागरोन किला जो है वो हमारा झालावाड़ के अंदर है। आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, मैं जो एक घटनाक्रम जो लेकर के चल रहा हूँ, जो घटनाक्रम आपको ये बता रहा हूँ कि ये क्लियर है आपको। मैं जब भी किसी घटनाक्रम बताता हूँ कि इतिहास की बात को, तो हम उसका पक्ष हम जरूर रखते हैं कि किसके आधार पर। तो ये घटनाक्रम जो हमारा है वो पद्मावत के आधार पर है। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसकी रचना 1540 में शेरशाह सूरी के शासन काल के अंदर हुई है। डिटेल इसकी अभी हम पहले रानी पद्मावती जो रानी पद्मिनी है इन पर हम बात करते हैं, उस पर उसके बाद फिर हम लोग पद्मावत पर चर्चा करेंगे। दरअसल जैसे वो तोता जो होता है हीरामन तोता, एक शिकारी के हाथ लगता है और शिकारी के हाथ लग करके वो शिकारी उस तोते को राणा रतन सिंह जो मेवाड़ का शासक है, जिस पर चर्चा हमारी हो रही है, उसको विक्रय कर देता है, उसको वहां पर उसको सेल कर देता है, वो उसे बेच देता है। हीरामन तोतों की एक क्वालिटी होती है, और इस तोतों की क्वालिटी थी कि ये हूबहू मानव की नकल किया, मानव की बोली की नकल करते थे। मानव की बोली नहीं बोलते थे, मानव की बोली की नकल करते थे। कहते कि राणा रतन सिंह ने इस हीरामन तोते के मुख से रानी पद्मिनी के, यानी कि उस समय तो रानी तो बाद में बनेगी, हम पहले कह सकते हैं राजकुमारी जो पद्मिनी है, राजकुमारी पद्मिनी के बारे में उसने उसके सौंदर्य का वर्णन सुना। रानी पद्मिनी के सौंदर्य के बारे में हमारे राजस्थान के महान कवियों ने अपने अपने आधारों पर चर्चा की है, अपने विद्वता के आधार पर बहुत चर्चाएं अलग अलग की हैं, क्योंकि कवि जो होता है वो सौंदर्य जो उनका बौद्ध होता है उसमें उनके जो विचारों में जो उनके शब्द मोती होते, बहुत गहराई समुद्र उसमें विचार, जो विचार रूपी जो समुद्र होता है उसकी गहराई में जाके वहां से मोती यानी कि शब्द निकाल के लाकर उसको प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इतना ये कह सकता हूं कि रानी पद्मिनी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मिनी जब पानी पिया करती थी तो उसके गले से नजर आता था। रानी पद्मिनी यदि जब पान खाया करती थी तो पान का जो लाल जो पीक होता वो उसके गले से दिखता था। कहते इतने सुंदर थी वो। जब इस बात को लेकर के राणा रतन सिंह ने जब सुना तो उनके मन में जिज्ञासा जागी कि इस धरती पर क्या इतनी जो सुंदरी, जो एक अप्सरा से भी सुंदरी कौन है, उसके मिलने की बात मन में जागी। तो जो राणा रतन सिंह है फिर क्या था, एक जोगी का रूप धारण किया, एक साधु को रूप धारण किया और साधु रूप धारण करके श्रीलंका की ओर निकल पड़ा। जब वो श्रीलंका तक वहां पहुंचा तो कहते हैं कि वहां श्रीलंका में जो घूमने लगा, जब देखने लगा तो उसने देखा, एक बार कहते हैं कि एक यहाँ कथा नदी अलग अलग तर्क होता है, लेकिन जो मेरा आधार पद्मावत का आधार में बात कर रहा हूँ, कहते हैं गार्डन के दौरान जो एक बार राणा रतन सिंह ने रानी पद्मिनी को जो था देख लिया था, तो कहते हैं कि रतन सिंह एकदम उसको मंत्रमुग्ध हो गया, देखता ही रह गया। लेकिन जब वो राणा रतन सिंह के बारे में गंधर्व सेन को जब पता लगा तो उसके दरबार में जब उपस्थित हुए तो गंधर्व सेन ने इस बात को पूछा उनसे कि आप कौन हैं, आप यहाँ श्रीलंका के तो नहीं हैं। तो जब पूरी बात सविस्तार गंधर्व सेन को जब राणा रतन सिंह ने बताई तो गंधर्व सेन अति प्रसन्न हुए, चूंकि मेवाड़ रियासत का शासक होना एक बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने पहले कहा आपके मेवाड़ रियासत विश्व विख्यात रियासत थी। गंधर्व सेन ने बिल्कुल जो सकुशल आराम से विवाह का जो प्रस्ताव है, उस विवाह के रतन सिंह के द्वारा दिया गया जो विवाह का प्रस्ताव था उसको मान लिया और राजकुमारी पद्मिनी का विवाह जो है राणा रतन सिंह से हो गया और राजकुमारी पद्मिनी रानी पद्मिनी हो गई और रतन सिंह उन्हें मेवाड़ ले आया। जब राणा रतन सिंह उन्हें मेवाड़ लेकर के आया तो कहते हैं कि जब रानी पद्मिनी गरीबों को जब दान कर रही थी, ब्राह्मणों को जब दान कर रही थी, तो कहते हैं कि उस समय एक ब्राह्मण जो तांत्रिक था, कुछ किताबें हमारी ये भी कहती हैं कि वो एक सैनिक था और लेकिन तंत्र विद्या वो जानता था निश्चित रूप से। कुछ ये कहते हैं कि वो प्रकांड ब्राह्मण था जो रतन सिंह के वहां दरबार में ही था। जो भी हो वो ब्राह्मण जरूर था और तांत्रिक भी था। तो कहते हैं कि वो रानी पद्मिनी को देख लेता है और रानी पद्मिनी को जब देखता है तो उसकी कुदृष्टि जो है रानी पद्मिनी पर पड़ती है और वो रानी पद्मिनी को देख करके मोहित हो जाता है। इसके बारे में जानकारी जब राणा रतन सिंह को लगती है तो राणा रतन सिंह उसे अपने राज्य से निकाल देते हैं, लेकिन वो क्रोधित हो जाता है और राणा रतन सिंह को बर्बाद करने की कसम एक तरीके से खा लेता है। राघव चेतन जब वहां से आता है तो ऐसा कहते हैं लेकर के कि वो दिल्ली
पहुंचता है और दिल्ली में जाकर के अलाउद्दीन खिलजी से मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष जाकर के वो अपनी बात रखता है, अलाउद्दीन खिलजी का हालचाल पूछता है और अलाउद्दीन खिलजी से जब ये कहता है कि आपके क्या हाल हैं, आप कैसे हैं और क्या चल रहा है, अलाउद्दीन खिलजी अपनी सकुशलता बताता है और ये कहता है कि अल्लाह के रहम करम से मैं बहुत खुश हूँ और सैकड़ों जो रानियां हैं और दासियां जो हैं वो मेरे ऐशो आराम के लिए मेरे हरम में मौजूद हैं। इस तरह की बात वो वहाँ कहता है। लेकिन यहाँ एक बात जो राघव चेतन कहता है, क्या तुम्हारे शाही हरम में या कोई स्त्री या कोई रानी ऐसी है जो मेवाड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी है? वो इतनी खूबसूरत है कि यदि वो पान भी खाती है तो उसके गले से दिखता है। जब वो बात जहां सुनता है तो राणा रतन सिंह अपना फरमान वहां भिजवा देता है। मेवाड़ के माफ कीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी अपना फरमान भिजवाता है राणा रतन सिंह के पास और राणा रतन सिंह कहता है कि आप अपनी पत्नी को मुझे सौंप दें। बात यहां पर आती है। इस बीच में मैं आपको माय डियर स्टूडेंट्स मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। हर काल में युद्ध हुए हैं। प्राचीन काल में भी युद्ध होते थे, मध्य काल में भी युद्ध होते थे, आधुनिक काल में भी युद्ध हो रहे हैं। युद्धों के कारण तीनों में अलग अलग रहे हैं। प्राचीन काल में आप देखना, राजस्थान की संस्कृति में आपने पढ़ा होगा कि अधिकतर लोक देवताओं ने गायों की रक्षार्थ अपने प्राण गंवाए हैं। तो एक तरीके से गायों के लिए वहां युद्ध हो रहा है। मध्य काल में जो युद्ध रहा है वो महिलाओं को लेकर के हुआ है, स्त्रियों को लेकर के हुआ है। ये कंडीशन रही है कि जो राजा जिस पड़ोसी राज्य की बेटी या बहन को सुंदर देखता था तो एक फरमान भिजवा दिया करता था और ये कहता था कि या तो उसका विवाह आप हमसे करो, नहीं तो हम आपके वहां आके तोरण मारेंगे, यानी कि आप पर आक्रमण करेंगे। इस तरह के प्रस्ताव वहां चला करते थे उस समय, जो कि राजवंशों के समाप्त होने के पीछे के कारण ये भी शायद हो सकता है और शायद क्या था ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आप देखिए यहां से जो हम बात कर रहे हैं, जब पहुंचा अलाउद्दीन खिलजी के पास जब आता है तो अलाउद्दीन खिलजी की रानियों ने समझाने का प्रयास भी किया था कि दिल्ली, इतनी बड़ी दिल्ली सल्तनत का बादशाह एक महिला के लिए इस प्रकार से बेचैन हो जाए, ये उसको शोभा नहीं देता। लेकिन चूंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात होती है, उसे इस बात को नहीं सूझा और वो नहीं माना, उसने अपना प्रस्ताव रखा। लेकिन जब राणा रतन सिंह ने इस प्रस्ताव को नहीं माना तो कहते हैं कि उसने आक्रमण किया। जनवरी 1303 के अंदर उसने अपना आक्रमण जो है चित्तौड़ पर किया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगला अगस्त, ये ध्यान रखें मिड अगस्त तक की स्थितियां यहाँ पर ऐसी रह गई कि वो सेना जो थी लगभग 7-8 माह तक वो पड़ी रही, लेकिन वो जीत नहीं पाया। एक स्थिति वहां पर ये रही क्योंकि गढ़ों में गढ़, चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया वाली स्थिति वहां पर रहती थी। अब यह क्या है कि जो प्रस्ताव जो लेकर के गया, जो प्रस्ताव की बात आई, जो घटनाक्रम जो चला, तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने एक दूसरी चाल यहाँ पर चली। और चाल क्या चली? उसने अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह के पास एक प्रस्ताव भेजा और वो था मित्रता का प्रस्ताव। मित्रता का प्रस्ताव जब राणा रतन सिंह के पास गया तो राणा रतन सिंह ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अलाउद्दीन खिलजी को अपने किले तक उसको बुलाया। यहां कुछ कंफ्यूजन्स हमारे राजस्थान के इतिहास के अंदर रहेंगे स्टूडेंट्स, मैं उसको क्लियर करूंगा, लेकिन पहले आपको घटनाक्रम से मैं जोड़ रहा हूं। तो कहते हैं कि जैसे वो उसको लेकर के जब अंदर हो गया तो वहां अलाउद्दीन खिलजी ने किले को देखने की इच्छा जाहिर की और जब किले को देखने की इच्छा जाहिर की तो कहते हैं कि बाकायदा जब वो किले को देख रहा था तो उस समय एक शीशा वहां लगा हुआ था और शीशे ऊपर कहते हैं कि वहाँ जो झरोका होता है वहां रानी पद्मनी बैठी थी और उसी शीशे के अंदर जो है रानी पद्मनी का चेहरा उसको दिखता है और देख करके कहते हैं कि एकदम वो स्तब्ध रह जाता है और उसके दिमाग में बहुत से और भी तरह के कुचक्र उसके दिमाग में आने लग जाते हैं। जब उसे वापस, जब किला वगैरह उसने देख लिया, उसको वापस विदा किया जा रहा था अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि हमारा एक प्रथा रही है अतिथि देवो भव, फिर चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो, उस परंपरा को हम लोग निभाते हैं। और वहां से जब उसको विदा किया जा रहा था तो कहते हैं उसी समय जो प्री प्लान था अलाउद्दीन खिलजी का
वो राणा रतन सिंह को कहते हैं धक्का मार देता है और उसको वहां से अपने पास अपने खेमे में ले जाता है। क्योंकि खेमे में जब वो वहां पहुंचता है तो हजारों टेंट वहां पर लगे होते हैं और उस खेमे में बात वहां तक अब अलाउद्दीन खिलजी जो है उसको बंदी बना करके ले जाता है। यहां मैं दो तीन बातें बीच में आपको बताना चाहूंगा, फिर इस घटनाक्रम को मैं आगे लेकर के चलूंगा। कंफ्यूजन क्या है कि यहां जब टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो अलग अलग घटनाक्रम बच्चों को बताया जाता है और बच्चे बड़े विचित्र स्थिति में उसमें आ जाते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं। मैं उसको यहाँ क्लियर कर रहा हूँ आपको, कई किताबों में आपको लिखा हुआ इसमें मिलेगा। कहते हैं कि कुछ किताबें हमारी ये कहती हैं जिसमें कि राणा रतन सिंह जो है उसने अलाउद्दीन खिलजी की इस शर्त को मान लिया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहा था उससे कि तुम अपनी पत्नी को मुझे नहीं सौंपना चाहते तो मत सौंपो, बस उसका चेहरा मुझे शीशे में दिखा दो। तो कहते हैं कि राणा रतन सिंह ने जो रानी पद्मिनी का जो चेहरा है वो शीशे में दिखाया था। अब माय डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए, ये बात यहां पर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारे राजपूताना के राजपूतों को जो जाना जाता है वो अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। राणा रतन सिंह जैसा महान शासक जो माना गया है, वो शासक कहते हैं कि इस प्रकार की जो घटना है यानी कि अपनी पत्नी का चेहरा शीशे में दिखाना और एक तरीके से पत्नी को सौंप देना, वो एक राजपूत के लिए दोनों बातें बराबर होती है। राजपूत अपना सिर कटवा लेता है लेकिन शत्रु के आगे सिर कभी झुकाता नहीं है। जो असली राजपूत होता है, मान के चलिए जो रहे हैं, वो कभी नारी सम्मान के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कोताही वो नहीं बरतता है, नारी के सम्मान की पूरी वो रक्षा करता है। फिर रानी पद्मिनी तो उनकी धर्म पत्नी थी। तो मेरे की नजर में जो मेरा इतिहास का ज्ञान कहता है वो इस बात को मानने के लिए मैं एग्री नहीं होता कि उन्होंने इस बात को माना होगा, जबकि घटनाक्रम वो रहा है कि वह एक शीशा था, उस शीशे के अंदर उसे उसका चेहरा दिखा था। एक बात, कुछ दूसरी किताबें यहां ये कहती हैं कि कहते हैं कि वहां कोई जो नीचे नदी है उस नदी के पानी में रानी पद्मिनी का चेहरा दिखता है। अब मित्रों एक टेक्निकल रूप से यदि हम यहां सोचें, तकनीकी ज्ञान के आधार पर यहां विचार करें तो रानी पद्मिनी रानी थी, कोई दासी नहीं थी कि जो सड़क पर घूम रही होगी। एक बात, दूसरा क्या है कि नदी में जब हम किसी हमारा जब चेहरा नजर आएगा तो हमें नदी के ऊपर हमें पास उसके नदी के पास आना पड़ेगा, तब उसको हम देखेंगे। और चलायमान जो पानी होता है वो चलायमान पानी से सुंदरता का जो आकलन नहीं लगाया जा सकता। हाँ, झील के पानी में लगाया जा सकता है क्योंकि झील का पानी थोड़ा एक स्थिर स्थिति में होता है, नदी के पानी में आप नहीं लगा सकते, जो कि मुझे ठीक नहीं लगता। तकनीकी ज्ञान या एक तकनीकी जो है तो कमी हमें नजर आती है, मैं इस बात को नहीं मानता उसमें, और ना ही मैं विद्यार्थी को इस बात के लिए समर्थन करता हूं कि इस चीज को माने, क्योंकि दोनों बातें गलत है हमारे पास। तो वो जो बातें बताई गई हैं वो चूंकि अलग अलग किताबों में अलग इतिहासकार तरीके से बताई हैं, क्योंकि हमारे इतिहास को कुछ इतिहासकारों ने, जो हो सकता है कि वामपंथी विचारधारा को या किसी और विचारधारा को, कौन सी विचारधारा के, उनको तोड़ मरोड़ को उसको प्रस्तुत किया है। काफी लोग उसकी बुराइयों तक भी आ जाते हैं लेकर के, लेकिन सच है जो उसको छिपाया जाता है बच्चों से। लेकिन हमें हमारा ये फर्ज बनता है, इतिहास के विद्यार्थियों को, इतिहास के अध्यापकों का ये फर्ज बनता है कि थोड़ा तकनीकी रूप से एक तरीके से उसका एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस करके भी हम उस विषय को बच्चों के समक्ष रखें ताकि उन्हें वो टॉपिक क्लियर हो सके। ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो अब ध्यान रखिए, तर्क यहां से गलत रहा है। अब बात को हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। तो रानी पद्मिनी का चेहरा जो देखा था वो देखा था उसने शीशे से, इट्स क्लियर, या आप क्लियर रहेंगे। अब रानी पद्मिनी के बारे में यहां जो बात आती है, रानी पद्मिनी को जो पता लगा, तो आप ये ध्यान रखिए कि रानी पद्मिनी के का जब विवाह हुआ था तो रानी पद्मिनी के साथ उसके जो राणा रतन सिंह के योद्धा बने थे, रानी पद्मिनी के चाचा गोरा और उसके भाई बादल जो उसके साथ थे, तो रानी पद्मिनी ने गोरा और बादल के साथ एक अपना एक प्लान तैयार किया। और वो जो प्लान तैयार करना था, वो प्लान जो तैयार किया गया मित्रों, कहते हैं कि लगभग 1600 सैनिकों के साथ, जो हथियारों के साथ थे, वो डोलियों में बैठ करके, कहते हैं महिलाओं के कपड़े पहन के डोलियों में बैठ करके विद हथियार, जो रानी पद्मिनी उनके साथ अलाउद्दीन खिलजी के खेमे तक चली थी। और जब अलाउद्दीन खिलजी के खेमे तक वो गई थी तो अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष
एक प्रस्ताव उसने रखा था। यहाँ मैं आपको एक घटनाक्रम और बताना चाहूंगा। कुछ किताबों में, कुछ गाइड्स में ये लिखा हुआ है कि वो दिल्ली ले गया था अपने साथ, जो कि गलत है। दिल्ली उस समय वो नहीं ले गया था लेकर के, लेकिन वो वहीं टेंट तक की वो बात थी। तो वहां कहते लेकर के जब वो रानी पद्मिनी जब वहां पहुंची, तो रानी पद्मिनी ने ये कहा था लेकर के कि इतने जो इतने सालों तक मैं अपने पति के साथ, इतने टाइम तक पति के साथ रही हूं, लेकिन मुझे पहले तुम्हें अपने पिया से मिलाना होगा। क्या वो सुरक्षित है या नहीं है, मैं देखना चाहती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है तुमने उसकी हत्या कर दी है। तो आप पहले उन्हें मुझसे मिलाइए, उसके बाद मैं तुम्हें सौंपूंगी। अलाउद्दीन खिलजी यही बेवकूफ़ी कर जाता है। और जब वो राणा रतन सिंह उनके समक्ष आता, क्योंकि हजारों टेंट थे, कोई आइडिया नहीं था कि किस टेंट के अंदर कहाँ बंदी बना के राणा रतन सिंह को रखा हुआ है। तो कहते हैं कि जैसे राणा रतन सिंह जो था, जैसे सामने आया रानी पद्मिनी के, तो रानी पद्मिनी ने उसे इशारा करके उन्हें बता दिया कि तमाम जो यहाँ डोलियां हैं, इसमें सैनिक है, हथियारों के साथ हैं। क्योंकि डोली को उठाने वाले भी, जो डोली उठा रही वो भी जेंट्स थे, यानी वो भी सैनिक का रूप थे, तो उनके पास हथियार थे। और जब घटनाक्रम ये आया तो कहते हैं कि अचानक उन्होंने, जो कि अनएक्सपेक्टेड था अलाउद्दीन खिलजी के लिए, उस खेमे पर आक्रमण हुआ। और वहां से आक्रमण होकर के जो राणा रतन सिंह, गोरा बादल जो थे, रानी पद्मिनी को वहां से छुड़ा लाते हैं, राणा रतन सिंह को भी वहां से ले आते हैं। रानी पद्मिनी को महल में छोड़ा जाता है, लेके अंदर किले में छोड़ा जाता है, और वहां युद्ध की एक स्थिति बनती है। बड़ा संघर्ष, बड़ा भयंकर संघर्ष होता है वहां। अलाउद्दीन खिलजी जो है, वो कहते हैं कि वो अपनी सेना को आदेश निकाल देता है कि राजपूतों का कत्लेआम कर दो, क्योंकि वो अपने आप के साथ वो धोखा मान रहा था, धोखा समझ रहा था लेकर के। इस युद्ध में, इस आक्रमण के दौरान गोरा और बादल शहीद हो जाते हैं। दूसरा, एक सिसोदिया रहते हैं जिनका नाम है लक्ष्मण सिंह। वो अपने 6 पुत्रों के साथ इसी में, या इसी संघर्ष के दौरान वो यहाँ शहीद हो जाते हैं। तो लक्ष्मण सिंह जो थे अपने 6-7 पुत्रों के साथ वो यहाँ शहीद हुए। गोरा और बादल वो यहाँ शहीद हो गए। और कहते हैं कि राणा जो रतन सिंह है, वो राणा रतन सिंह की धोखे से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हत्या कर दी जाती है। जब ये घटनाक्रम पहुंचता है रानी पद्मिनी के पास, तो रानी पद्मिनी कहते हैं कि लगभग 1,500 से ज्यादा राजपूत वीरांगनाओं के साथ जौहर कर लेती हैं। रानी पद्मिनी आह्वान करती हैं उन वीरांगनाओं का और रखती हैं, और इस बात को कहते हैं कि शत्रु जो है हमें स्पर्श नहीं कर पाएगा, शत्रु हमें देख भी नहीं पाएगा लेकर के। जब इस तरह की बात वहां पर होती है, तो तमाम जो वीरांगनाएं हैं, तो रानी पद्मिनी उनके साथ जौहर कर जाती है। और ये आवाज हमारे एक इतिहास की किताबों में बताती है कि आवाज करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं आऊंगी, और वो अपने आप को आग में स्वाहा कर लेती हैं। जौहर जो हमारा है राजस्थान का, वो मित्रों विश्व प्रसिद्ध रहा है लेकर के। हमारे यहाँ की वीरांगनाओं ने अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए अपने आप को जिंदा आग में डाल दिया था लेकर के। कहते हैं कि ये मुस्लिम आक्रमण जो हमारे यहाँ पर होते रहते थे, लेकिन जब हुए तो कहते हैं कि हर 6 फीट पर, हर 5-5 फीट पर चिताएं जल रही होती थी, हाहाकार मच जाता था लेके। और मतलब आप ये मानिए लेके कि कुछ इस जौहर की तारीफ में जब बात मैं करता हूँ तो मेरे पास शब्द खत्म हो जाते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए बोलना कि लेके कि हम इस पर क्या बोलें क्या नहीं कहें, लेके कि जौहर की जो बात होती है लेके। और हम बस सिर्फ ये कहते हैं कि पूरा जो हमारे जो इतिहास है, वो इन वीरांगनाओं के इस कार्य के लिए, इस कार्य के लिए उनको प्रणाम करता रहा है, कर रहा है, और आगे भी करता रहेगा लेकर के। अलाउद्दीन खिलजी का जो सपना है वो साकार हो नहीं पाता। अब आप ध्यान दीजिए, ऐसा कहते हैं कि रानी पद्मिनी का जो जौहर है वो मेवाड़ के इतिहास का प्रथम शाखा माना जाता है, क्योंकि एक परंपरा हमारे राजस्थान में रही है जिसे हम बोलते हैं केसरिया। केसरिया क्या होता है कि दरअसल राजपूत जो हमारे यहाँ होते हैं, वो केसरिया वस्त्र धारण करके, केसरिया साफा धारण करके शत्रु को मौत के घाट उतारते शहीद हो जाते हैं। उसे हम केसरिया करना कहते हैं। मित्रों ध्यान रखिए, तो ऐसा कहा जाता है लेकर के, जो ये जो जौहर था वो मेवाड़ के इतिहास का प्रथम शाखा माना जाता है। इस प्रकार स्थिति ये रही कि ये जो घटनाक्रम है वो पूरा समाप्त हो जाता है हमारा।
जो इतिहास प्रसिद्ध रहा है रानी पद्मिनी का जौहर जो रहा है। मित्रों, अभी जो अगली हमने कहा कि जो घटनाक्रम की जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत से। अब आप ध्यान रखिए, पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई है। यह ग्रंथ जो है 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के शासनकाल के अंदर रचा गया था। यहां थोड़ा सा शक हो जाता है। दरअसल कहते हैं कि यहाँ, क्योंकि देखिए घटनाक्रम है 1303 का और ग्रंथ रचा गया है 1540 में। ये जो डिफरेंस जो आ रहा है, ये सैकड़ों सालों का जो अंतर आता है, जो बाद में घटनाक्रम लिखा जाता है, तो कहते हैं कि यहाँ लिखते हुए जो ग्रंथ है उनसे छेड़खानी कुछ ना कुछ हो जाती है, तो जिससे सही घटनाक्रम नहीं आ पाता। इसलिए कहीं ना कहीं स्थिति हमारी ये बन जाती है कि कुछ किंवदंतियां, कुछ जनश्रुतियां ऐसी बन जाती है जिस पर हम शक पैदा करने लग जाते हैं। खैर, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, वो है कि रानी पद्मिनी के बारे में जानकारी। दूसरा, हीरामन तोते का जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ में है, तो वो है पद्मावत के अंदर। पद्मावत की रचना जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई है, 1540 ईस्वी के अंदर की गई, और शेरशाह सूरी जो कि सूरवंश का शासक था उसके शासनकाल के अंदर की गई है। राघव चेतन जो मैंने आपको बताया था, अभी बीच में लेके मेवाड़ सेना का सिपाही व तांत्रिक था, जिसे यहां से निकाल के अलाउद्दीन खिलजी की उसने बकायदा उसने सहायता की थी और रानी पद्मिनी के बारे में जानकारी दी थी। गौरा और बादल जो थे वो रानी पद्मिनी के चाचा और उसके भाई थे, जो कि इस आक्रमण के दौरान शहीद हो गए थे। अलाउद्दीन खिलजी जो है, जब उसने चित्तौड़ पर जब अधिकार कर लिया था, तो चित्तौड़ दुर्ग का दुर्गाधिकारी अपने ज्येष्ठ पुत्र खिजर खां को बनाया, और खिजर खां के नाम पर ही इस चित्तौड़ का नाम उसने खिजराबाद रखा था। आप ध्यान रखिए, चित्तौड़ का जो नाम रखा उसने खिजराबाद रखा, और इसे दुर्गाधिकारी इसने बना दिया था। खिजर खां जो है उसने किले तक गंभीरी नदी, जो नदी को पार करने के लिए गंभीरी नदी पर लकड़ी का एक पुल बनवाया। आसपास के मंदिरों को, मकानों को तुड़वाकर उसने इस पुल का निर्माण करवाया था। गंभीरी नदी पर लकड़ी का जो पुल बनवाया था वो खिजर खां के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन यहां एक समस्या हमारे सामने यहां आती थी, एक शिशोदा हमीर जो है, जो मैंने बताया आपके शिशोदा लक्ष्मण सिंह जो इसके अंदर मारे गए थे, उनके वंशज शिशोदा हमीर के द्वारा जब चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया गया तो लेकर के खिजर खां बेहद परेशान हुआ। खिजर खां ने अपना प्रस्ताव, जब समाचार दिल्ली भेजा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने खिजर खां को दिल्ली बुला लिया, और चित्तौड़ दुर्ग का जो भार है वो चौहान वंश के शासक चौहान वंश के व्यक्ति मालदेव को सौंप दिया। दरअसल खिजर खां जो उसको सौंप दिया, और चित्तौड़ दुर्ग जो है जब उसके पास रहा तो उसको दुर्गाधिकारी बन गया। खिजर खां जो है वो दिल्ली चला गया था। लेकिन 1326 ईस्वी के अंदर जो मालदेव चौहान की मृत्यु हो जाती है, और मालदेव चौहान की मृत्यु होने के बाद इस पर हमीर का अधिकार हो जाता है। मित्रों, ये गुहिल वंश का इतिहास, इसका टॉपिक मेरा यही समाप्त होता है। इससे अगला टॉपिक जिस पर हम चर्चा करेंगे वो होगी हमारे सिसोदिया वंश को लेकर बात होगी। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि मेवाड़ राज्य के इतिहास से दो वंशों के बारे में एग्जामिनर हमारा सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है, एक गुहिल वंश के बारे में, एक सिसोदिया वंश के बारे में। गुहिल वंश हमारा समाप्त हो चुका है। निश्चित रूप से गुहिल वंश से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी हो, यहां से बाहर नहीं जाता है। आपको बहुत अच्छी तरीके से नोट्स यहां से बना लेने हैं, अपने आराम से उनको बनाइए, और कोई भी प्रश्न यदि ऐसा होता है तो आप उसके बारे में जो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9610232818 पर अपना प्रश्न आप सेंड कर सकते हैं। उसका उत्तर आपको शीघ्र आपको मिल जाएगा। आप जो वीडियो क्लास आप ले रहे हैं, मेरा आपसे कहना है इस बात को लेकर के, आपको क्लासेस पसंद आती हैं, आपको लगता है कि बेहद अच्छा हुआ है, तो आप इन क्लासेस को आगे सेंड करें उन मित्रों के पास, उन स्टूडेंट्स को भी दें जिन स्टूडेंट्स को इसकी रिक्वायरमेंट है, जो पढ़ना चाहते हैं। लेकिन इस समय जो त्रासदी जो कोविड-19 वाली भी आई है, जिससे बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से हमारी जो अर्थव्यवस्था चरमराई है, कोचिंग अटेंड करना हर किसी की स्थिति नहीं हो पाएगी। मेरे द्वारा जो मेहनत की जा रही है,
इसको हम लोग मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक आप शेयर करें, स्टूडेंट तक आप शेयर करें, वो बात वहां तक पहुंचे ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके। काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं देखता हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि स्टूडेंट खुद स्वयं देख लेता है लेकिन वो उसको आगे नहीं कहता, क्योंकि एक परंपरा हमारे राजस्थान में रही है बड़ी। टीचर होकर स्टूडेंट से माफ़ी चाहते इस बात को कह रहा हूँ कि ज़्यादातर इंसान सेल्फिश स्थिति में सोच लेता है, ठीक है मैंने वीडियो देख लिया, मेरे नोट्स बन गए, मैं इसको आगे की हेडेक क्यों लूँ। ऐसा नहीं है। कंपटीशन के अंदर ऐसा होता है कि जो मेहनत करे वो आगे बढ़ेगा, लेकिन एक मानवता के नाते हमारा फर्ज बनता है, एक मित्रता के नाते हमारा एक फर्ज बनता है, एक भारतीय होने के नाते हमारा फर्ज बनता है लेके कि हम अच्छी वीडियो क्लासेस जो भी चल रही हैं उनको, चूंकि हमारे मित्रों को भी शेयर करें लेके, ताकि वो भी इसके नोट्स बना सके, वो भी इसकी तैयारी कर सके, इसका लाभ उठा सके। आप मेरे वीडियो क्लास को, मेरे चैनल को, जिसका नाम है जीके विद ललित धानावत सर, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसके आने वाले जो भी और भी एक्स्ट्रा क्लासेस जो होती हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि पटवार एग्जाम जो अब आ रहा है उस पटवार एग्जाम की तैयारी भरपूर तरीके से जीके के अंदर निश्चित रूप से मेरा विश्वास रखिए, मैं आपके साथ हूँ कदम दर कदम। और बाकायदा आपको काफ़ी बेहतर अच्छी तैयारी जो है, जिसमें आपको गाइड्स वगैरह जो हैं, कोई एक गाइड आप अपने विश्वास के तौर पर रख सकते हैं, बाकी आप किसी प्रकार की कोई गाइड्स की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। और आप अपनी बेहतर अच्छी तैयारी जो मैं आपकी यहाँ पर कराऊंगा, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आगामी जो भी नोटिफिकेशन आपको आराम से आसानी से मिल सके। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, शिशोदिया वंश के साथ। नमस्कार, जय हिंद।